हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक SN1 रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलेकुलर। चलो, ये जनरली 3 डिग्री हैलाइड में होता है। क्या होता है? 3 डिग्री हैलाइड ये क्या है? 3 डिग्री हैलाइड। ठीक है, इसको जब ट्रीट करते हैं, ये प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे H2O हुआ, इथेनॉल हुआ, एसिटिक एसिड हुआ, तो ये सब्स्टिट्यूशन होता है। ब्रोमाइड निकलता है एज ए लिविंग ग्रुप और ये बन जाता है एल्कोहल। ठीक है, चलो, इसका मैकेनिज्म क्या है? इट्स ए 2 स्टेप प्रोसेस। इट्स ए 2 स्टेप प्रोसेस। मैकेनिज्म क्या है? 2 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले केटायन बनता है। ये क्या है? 3 डिग्री हैलाइड है। ठीक है, तो ये बनेगा CH3 CH3 CH3। ये इलेक्ट्रॉन लेकर के ये अलग हो जाएगा। ये लिविंग ग्रुप हुआ। ठीक है, ये स्लो स्टेप होता है। ये स्लो स्टेप है। और नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है? ये क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। ये कार्बन क्या हुआ? इलेक्ट्रोफाइल। तो एल्काइल हैलाइड यहां पे होगा इलेक्ट्रोफाइल। और ये हाइड्रोक्साइड आयन हुआ न्यूक्लियोफाइल। ये फास्ट। ये प्रोडक्ट हुआ। तो ये SN1 रिएक्शन क्या है? ये 2 स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, अगर एक स्टेप से ज्यादा हो तो उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो इन ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये फर्स्ट स्टेप है, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि वो इसको स्लोएस्ट स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं? इसको भी तो बोल सकते थे। क्या रीजन है? देखो, अच्छी तरह से समझो। ऐसे ज़्यादातर बच्चे समझ रहे होंगे। एक साइकिल फैक्ट्री है बाइसिकल की। बाइसिकल में क्या होता है? 2 व्हील्स होते हैं। एक उसका चेसिस होता है जिससे व्हील्स अटैच्ड होता है, हैंडल अटैच्ड होता है, सीट अटैच होता है। तो 2000 व्हील्स पर डे बन रहा है। 1000 चेसिस बन रहा है। ठीक है, और 500 हैंडल बन रहे हैं पर डे, और 400 सीट्स बन रहा है। तो पर डे कितना बनेगा साइकिल? 400 ही बनेगा। क्यों? क्योंकि 400 ही होगा जिसमें सारे चीज होंगे, व्हील्स भी होंगे, हैंडल भी होगा और सीट्स भी होंगे। तो ये स्लोएस्ट स्टेप है। जो सीट का बनना है वो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है। सो दैट स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, कभी नहीं भूलना है।
ये अच्छी तरह से समझ में आया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया स्लोएस्ट स्टेप। अच्छा ये बताओ, ये ब्रेक क्यों होगा, ये क्यों न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा, ये सब का कुछ रीजन तो होना चाहिए। तो इसमें जो सॉल्वेंट यूज करते हैं वो करते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट का क्या काम है? अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, जैसे H2O हो गया, एल्कोहल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, दीज आर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट उसको बोलते हैं जिसमें वीकली एसिडिक हाइड्रोजन हो, उसको प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। और ए प्रोटिक, उसमें हाइड्रोजन हो सकता है लेकिन वो हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होगा, जैसे डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। अगर CH3 के बदले में H2 रहता है यहाँ NH2, तो ये फॉर्मामाइड होता, तो ये हो गया डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल DMF, ठीक है। या फिर ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये क्या है? ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये भी ए प्रोटिक सॉल्वेंट, ये एसिडिक नहीं है, ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। यहाँ भी लगा हुआ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये भी है, ए प्रोटिक सॉल्वेंट है। फिर आप डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, यहाँ सल्फर है, ठीक है, डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड, ठीक है। तो ये भी क्या है? ये प्रोटिक सॉल्वेंट है, दीज आर ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स। और H2O हुआ, इथेनॉल हुआ, एसिटिक एसिड हुआ, दीज आर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। तो SN2 मैकेनिज्म, सॉरी SN1 मैकेनिज्म के लिए हम लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो पोलर होगा तो उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगी। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रोल क्या है? ये देखो, इस बॉन्ड का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा? ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी, ये भी अपनी विड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है, ये भी कर रहा है, और इसी कारण बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज में जो अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉल्वेंट की ज़्यादा हो, जैसे वाटर की 81 होती है, सबसे ज़्यादा होती है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इस बॉन्ड स्ट्रेंथ के, ये दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है जिसके कारण बॉन्ड बन रहा है, उस अट्रैक्शन को कम कर देता है अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है तो। ठीक, तो इस दोनों के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना फोर्स कम होगा, ठीक है। तो अगर वाटर सॉल्वेंट है तो क्या करेगा? इस बॉन्ड को वीक करेगा। तो वीक करेगा तो फिर क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये शिफ्ट हो जाएगा लिविंग ग्रुप की तरफ। क्यों यहाँ पे शिफ्ट होगा? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सो दैट दिस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लिविंग ग्रुप। और ये निकल जाएगा, ये तो निकल गया, यहाँ निकल गया। अच्छा, अब क्या है? ये अटैक करेगा, ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल, लेकिन ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे ही आयंस बनता है तब आयंस से भी बन रहा, ये भी बन रहा है, तो इसकी अट्रैक्शन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ होती है और उसको बोलते हैं सॉल्वोलिसिस। तो होगा क्या?
H2O का मॉलिक्यूल इससे कंबाइन करेगा और ये सॉल्वेटेड हो जाएगा, ये ट्रैप्ड हो जाएगा। ठीक है, इसके चारों तरफ H2O मॉलिक्यूल होगा। इसको फिर बाद में बताते हैं कि अगर किस तरह से सॉल्वेशन होता है। ठीक है, तो ये ट्रैप्ड हो जाएगा, ये भी ट्रैप्ड होगा, ये भी ट्रैप्ड हो जाएगा। लेकिन ये कहां से आ रहा है, वो चार्ज ये सॉल्वेंट से आ रहा है। तो सॉल्वेंट से आ रहा है तो इसकी सॉल्वेशन की का क्वेश्चन ही राइज नहीं होता, तो ये अटैक करेगा और प्रोडक्ट मिलेगा। तो सॉल्वेंट का क्या रोल हो गया, एक तो इसकी इस बॉन्ड को पोलराइज करेगा जिससे कि ये ब्रेक हो जाए। ठीक है, और दूसरा इसको इसकी सॉल्वेशन करेगा, इससे अटैच रहेगा बहुत सारा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एसोसिएशन ऑफ और अट्रैक्शन ऑफ the ions with the solvent is called solvolysis, and if the solvent is water then it is called hydrolysis. If the solvent is ethanol then it is called ethanolysis, and if it is acetic acid it is called acetolysis. ठीक है, अभी बताता हूँ, लिख लो इसको, लिख लिया, चलो मिटाता हूं इसको। देखो, ये समझने की बात है अच्छी तरह से, सॉल्वोलिसिस क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, कुछ भी जो भी टर्म आ रहा है उसको आप क्लियर करते जाओगे तो उतना आगे दिक्कत नहीं होगी। जैसे ब्रोमीन आयन आया, ठीक है, लिविंग ग्रुप था, अगर वाटर सॉल्वेंट है, वाटर, तो एन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इससे यूनाइट होगा, इसको बोलेंगे हाइड्रोलिसिस। H2O N Br माइनस। ठीक है, ये हो गया हाइड्रेटेड ब्रोमाइड आयन ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। इफ द सॉल्वेंट इज एसिटिक एसिड इट इज कॉल्ड एसिटोलिसिस, तो लिसिस। एन मोलिक्यूल ऑफ कुछ भी हो सकता है, एन मोलिक्यूल, ठीक है, तो इसकी एसिटोलिसिस हो गई। सॉल्वेंट क्या है यहाँ, सॉल्वेंट क्या है, एसिटिक एसिड है, ये क्या है, प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ये क्या है, इथेनॉल, C2H5OH या फिर ETOH, इथेनॉल, इथेनोलिसिस, इथेनोलिसिस। इथेनोलिसिस, ये क्या हो गया, ये हाइड्रेटेड ब्रोमाइड हुआ, ये सारे के सारे सॉल्वेटेड ब्रोमाइड आयन हो गया, सॉल्वेंट इससे इसकी रिएक्शन हो गई। अच्छा, ये पता है हाइड्रोजन आयन वाटर में किस फॉर्म में रहता है, H+ के फॉर्म में नहीं रहता है, ये जान लो आप। क्यों नहीं रहता, H+ H2O डिसोसिएट हुआ OH- और H+ में, ठीक है, H+ में क्या बचा, हाइड्रोजन आइटम में तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, H+ में तो इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, क्या बचा, केवल प्रोटॉन, मीन्स केवल न्यूक्लियस ही बचा, एक तरह से बोलो आप। तो उसकी साइज बहुत छोटी हो गई और चार्ज +1, तो चार्ज डेंसिटी क्या हुआ, चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हुआ। तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा तो क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो
H प्लस सॉल्वेंट क्या है H2O है, यही तो है सॉल्वेंट H2O, इस पे क्या है लोन पेयर है, तो इस ये अट्रैक्ट करेगा इसको, ठीक है। तो ये 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इससे एसोसिएटेड हो जाएगा, ठीक है। तो 4 मॉलिक्यूल हो गया तो H9O4 प्लस H9O4 प्लस और H2O4H प्लस, ठीक है। ये क्या है हाइड्रेटेड प्रोटोन हुआ, हाइड्रेटेड प्रोटोन। तो H प्लस के फॉर्म में नहीं रहता है, क्यों? ड्यू टू हाइड्रोलिसिस, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ ये कंबाइन करता है और इस फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। तो सॉल्वेंट का काम क्या हुआ उसमें, एक तो लिविंग ग्रुप को इजीली डिसोसिएट करता है, लिविंग ग्रुप जो निकला उसकी सॉल्वोलिसिस करता है, जिससे कि फिर दोबारा वो इलेक्ट्रोफाइल पे, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक ना करे। चलो इसको मिटाते हैं, लिख लिया। एनर्जी डायग्राम देखते हैं, SN1 रिएक्शन का एनर्जी डायग्राम क्या है। SN1 रिएक्शन का एनर्जी डायग्राम ये फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी जिस चीज से डिनोट करो, G से करो, V से करो, एक करो, फ्री एनर्जी। यहाँ पे क्या है रिएक्टेंट CH3 एक्टिवेशन एनर्जी, ये इंटरमीडिएट बनेगा, इसको इस तरह से ये इंटरमीडिएट बना। और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो हो क्या रहा है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, ठीक है। लेकिन कन्वर्जन में ये जो हैलाइड है ये कन्वर्ट करेगा अल्कोहल में, लिविंग ग्रुप हटेगा, फिर केटायन बनेगा, फिर ये बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन उससे पहले इसको कुछ एनर्जी चाहिए, यहाँ पाथवे इसका यही है, तो यहाँ तक आने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगा? नहीं, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगा?
ठीक है, ये सोचने वाली बात है। अब देखो 100 मॉलिक्यूल सपोज डाल दिया, किसका, एल्काइल हैलाइड को, उसमें क्या है, प्रोटिक सॉल्वेंट है, H2O है, ठीक। तो मॉलिक्यूल की क्या होगी, कोलिजन होगी, ठीक है। गैसियस स्टेट में ज्यादा होती है, इसमें कम होगी, एक बात। दूसरी बात, इसके प्रेजेंस के कारण, ये न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंस के कारण ये बॉन्ड थोड़ा वीक होगा, ठीक है। तो थोड़ा वीक होगा तो सपोज 100 मॉलिक्यूल्स ये लिया, उसमें 1-2 मॉलिक्यूल्स भी अगर डिसोसिएट हो गया, ये हट गया और ये अटैच्ड हो गया, तो क्या होगा, ये जैसे ही ब्रोमाइड अलग होगा और ये बनेगा, फिर क्या होगा, ये ब्रोमाइड को चारों तरफ से घेरेगा कौन, वाटर मॉलिक्यूल, जिसको बोलते हैं सॉल्वोलिसिस, और उससे जो एनर्जी निकलती है उसको बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। तो वो एनर्जी यहां प्रोवाइड करेगा इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो एक बार ये एक्टिवेशन एनर्जी गेन करेगी, एक्साइटेड स्टेट में यहां पे आ जाएगी, उसके बाद इंटरमीडिएट बनेगा, और इंटरमीडिएट क्या है, इससे ये फास्ट है, सेकेंड स्टेप है ये, नहीं, इससे ये तुरंत हाइड्रोक्साइड जो ये न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा, बॉन्ड बनेगा तो इससे एनर्जी निकलेगी, ठीक है। तो वो एनर्जी फिर इस बॉन्ड को ब्रेक करेगी। तो एनर्जी कहाँ से आ रही है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, सॉल्वेशन, ये जो है इसकी सॉल्वेशन हो जा रही है, सॉल्वेशन एनर्जी आ रही है, और फिर ये पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो पोलर सॉल्वेंट है तो इस बॉन्ड को ब्रेक भी कर रही है, इस बॉन्ड को पोलराइज कर रही है, इस बॉन्ड को कमजोर कर रही है, ठीक है। ये हो गया रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। अच्छा, SN2 में क्या होता है, इंटरमीडिएट नहीं बता, वो ट्रांजिशन स्टेट होता है, तो वो यहां से ऐसे ग्राफ उसका आएगा, ये नहीं आएगा यहां पे, ठीक है। तो लिखो आप इसको, ये क्या है, एनर्जी डायग्राम, फिगर क्या है, एनर्जी डायग्राम ऑफ SN1 रिएक्शन, you have to write down. ठीक है। अच्छा, एक केटायन बना, इस पर अटैक कौन कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आ रहा है, सॉल्वेंट से, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो यू कैन से SN1 रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ सॉल्वेशन रिएक्शन, नहीं, it is also SN1 reaction is a type of solvation reaction. Sometimes we are calling it as a solvolysis reaction. नहीं, SN1 को बोलते हैं, SN2 के बारे में नहीं बोल रहा मैं, ठीक है। इसको लिखो आप, लिखा, इरेज कर दे। ये ध्यान रखो कि SN1 में जो सॉल्वेंट है वो क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और ये रिएक्शन को इफेक्ट करता है, मैकेनिज्म को नहीं। अच्छा, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ये 2 स्टेप प्रोसेस है, नहीं, CH3 ये स्लो है, ठीक है, और ये फास्ट है, ये फास्ट है, सेकेंड स्टेप।
तो इन मल्टी स्टेप रिएक्शन स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो रेट इस पे डिपेंड करेगा फॉर्मेशन ऑफ केटायन पे, ठीक है। तो रेट क्या हो गया, रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अच्छा, जो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है वो केवल इसी के कंसंट्रेशन पे कर रहा है। इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलो या फिर एल्काइल हैलाइड बोलो, इसी के कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसके कंसंट्रेशन पे, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे नहीं डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये ठीक है। या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो एक ही मोलेक्यूल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, सो दैट वी आर कॉलिंग इट यूनिमोलेकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, बिकॉज यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ब्रोमाइड के बदले में OH आ गया, और केवल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे ही रेट डिपेंड कर रहा है, सो दैट वी आर कॉलिंग इट यूनिमोलेकुलर, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग चीज है और मोलेकुलरिटी अलग चीज है, ठीक है। यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 1 है। अगर इसकी कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा। अच्छा, इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, CH3C Br, और 1 नहीं भी लिख सकते, कोई बात नहीं। और इस पे पावर 0, और किसी पे भी पावर 0 डाल दिया तो उसकी टोटल की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज 0 order with respect to nucleophile and first order with respect to electrophile। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। चलो लिखो, फिर इरेज करते हैं। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत है, बहुत है स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ना। इसका पहले इफेक्ट क्या क्या होगा, किस टाइप की हैलाइड होगी, हैलाइड जो SN1 को सपोर्ट करेगी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पे 3 डिग्री केटायन। 3 डिग्री केटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, विच इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो 3 डिग्री हैलाइड सबसे ज्यादा फेवरेबल प्रिकॉशन है इसके लिए। 3 डिग्री हैलाइड SN1 देगा, ठीक है। 1 डिग्री हैलाइड SN2 देगा, 2 डिग्री हैलाइड दोनों देगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, सॉल्वेंट क्या है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हैलाइड क्या होना चाहिए, बेंजाइल, ठीक है। जस्ट ऑर्डर ऑफ हैलाइड या फिर इलेक्ट्रोफाइल which favor SN1। तो क्या होगा, बेंजाइल, एलाइड, फिर 3 डिग्री हैलाइड, फिर 2 डिग्री हैलाइड, फिर 1 डिग्री हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड, ठीक है। और प्राइमरी में भी उसके बाद मिथाइल हैलाइड,
CH3X, CH3X, ठीक है। इसका ये क्या हो गया, बेंजाइल को इस तरह से लिखते हैं ना, CH2 हैलाइड, हैलाइड हुआ CH2 CH, CH2 हैलाइड, 3 डिग्री हैलाइड हुआ CH3 थ्राइस CX, 3 डिग्री हैलाइड हुआ, 2 डिग्री हैलाइड हुआ CH3 होल ट्वाइस CHX, 1 डिग्री हैलाइड हुआ जैसे इथाइल क्लोराइड हुआ ET, इथाइल CHX, ये हुआ मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल हैलाइड, मिथाइल मिथाइल CH3X, ठीक है। तो ये ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा जो फेवरेबल मॉलिक्यूल होगा, जो सबस्ट्रेट होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो SN1 देगा, वो होगा 3 डिग्री हैलाइड, उससे कम 2 डिग्री, उससे 1, इससे 1 डिग्री देता ही नहीं है, 3 डिग्री 2 डिग्री देता है किसी किसी केस में, और 3 डिग्री SN1 ही देता है, 1 डिग्री हैलाइड SN2 ही देता है, 2 डिग्री ही हैलाइड है जो तो ऑर्डर देता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ठीक है। और ये स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। अच्छा, आप लिख लो, फिर इसको इरेज करते हैं, लिखो लिखिया। अब टाइप्स ऑफ हैलाइड, वो तो एल्काइल ग्रुप होगा नहीं, 3 डिग्री 2 डिग्री नहीं। अब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसमें कौन सबसे ज्यादा फेवरेबल होगा, आयोडीन SN1 देगा, ब्रोमीन SN1, क्लोराइड और फ्लोराइड, ठीक है। ये ऑर्डर है। अभी तक क्या पढ़ाया, 3 डिग्री हैलाइड विल गिव SN1 मैकेनिज्म। इसमें क्या है, सॉल्वेंट लेना है पोलर प्रोटिक, जैसे इथेनॉल, वाटर, एस्टिक एसिड, ठीक है। इट्स ए 2 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, और वो स्लो स्टेप है, और नेक्स्ट है अटैचमेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जो कि फास्ट स्टेप है। इसमें इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। सॉल्वेंट का क्या रोल है, जो लिविंग ग्रुप है उसकी सॉल्वोलिसिस करेगा, और दूसरा जो बॉन्ड है कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच, उसको वीक करेगा, उसको पोलराइज्ड करेगा, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड है वो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, 3 डिग्री सबसे ज्यादा, 1 डिग्री कम, 1 डिग्री देगा ही नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसकी स्टेरियोकेमिस्ट्री देखते हैं, मिटा दें। इसमें इंटरमीडिएट बनता है, ये फिनाइल ग्रुप लिया C6H5, ये CH3 लिया, ये ब्रोमाइड लिया, ठीक है।
हाइड्रोजन, ये क्लोरीन ब्रोमीन जो भी, ठीक है। ये क्या हो गया, इथाइल ग्रुप है। फिनाइल, 1 फिनाइल इथाइल क्लोराइड, 1 फिनाइल इथाइल क्लोराइड। तो इस SN1 में क्या होता है, कार्बोकेटायन बनता है पहले, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री देख, तो क्या बनेगा, लिविंग ग्रुप हट गया, फिर यहां बनेगा H5, ये केटायन बना, ठीक है। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये हो गया प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया। ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री। अब लो, अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ये जो है ये एक ही प्लेन में है, कोप्लेनर। ये जो 3 अटैच्ड पार्ट है और एक कार्बन है, और 4 आर इन ए प्लेन, दे आर ऑल कोप्लेनर। तो जो बोर्ड है उसके प्लेन में है, और एक क्लोराइड हटने के कारण एक पी ऑर्बिटल है जो वैकेंट है, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन था कार्बन का, वो तो क्लोरीन लेकर के चला गया, ठीक है, तो वैकेंट है। तो उसको ये 2 डायमेंशनल है व्हाइट बोर्ड, इस पे 3 डायमेंशनल को बनाना मुश्किल है, तो इसको हम शैडो दिखाते हैं। तो एक लोब, चलो ये बना दिया, एक लोब इसका ये टुवर्ड्स व्यूअर है, हमारे तरफ है, और ये दूसरा बना दिया, ठीक, ये अवे फ्रॉम व्यूअर है। अब जो न्यूक्लियोफाइल है ये बैक साइड से भी अटैक करेगा और फ्रंट साइड से भी, यहां से भी अटैक करेगा और यहां से भी करेगा, क्योंकि ये ओपन है, ये प्लानर स्ट्रक्चर है, इसमें हाइब्रिडेशन है sp2, ठीक है। तो दोनों तरफ से बनेगा, तब क्या होगा, ये देखो, ये क्या है, स्टेरियोजेनिक कार्बन है, स्टेरियोजेनिक काइडल कार्बन को बोलते हैं। 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस काइडल कार्बन, ठीक है। दिस इज स्टेरियोजेनिक, जेनिक सेंटर, ये, ठीक है। टर्मिनोलॉजी जितना मिले उसको ग्रास्प करते जाओ, क्योंकि टर्मिनोलॉजी के कारण भी कई क्वेश्चन एग्जाम में छूट सकता है, नहीं समझ में आता है। अरे हमने तो पढ़ा था काइडल कार्बन, ए काइडल, ये स्टेरियोजेनिक कहाँ से आ गया, तो स्टेरियोजेनिक काइडल को ही बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ बैक साइड से भी अटैक होगा, फ्रंट साइड से भी अटैक होगा, दोनों साइड से अटैक होगा, तो वी विल गेट 2 प्रोडक्ट। प्रोडक्ट एक हो गया, ये हो गया, एक ये, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा,
ये होगा ठीक है। तो एक में क्या होता है, एक में ये जिस साइड लगा हुआ है लिविंग ग्रुप उसी साइड अगर OH लग रहा है न्यूक्लियोफाइल तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, क्या बोलेंगे उसको, रिटेंशन रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और इसको बोलते हैं इन्वर्जन। अगर अपोजिट साइड में लग गया तो बोलेंगे उसको कन्वर्जन, इन्वर्जन। तो एक बनेगा डेक्स्ट्रोरोटेटिव, दूसरा बनेगा लीवो, ठीक है। एंड इक्विमोलेकुलर मिक्सचर of dextro and levo is called racemic mixture and it is optically inactive। लेकिन यहाँ पे कुछ और होता है, रेसिमाइजेशन तो हो रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं होता। रेसिमाइजेशन हो रहा है लेकिन कंप्लीट रेसिमाइजेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जैसे ही यहाँ से लिविंग ग्रुप हटना शुरू करता है, जैसे जस्ट हटा कि दूसरा ये जो OH है न्यूक्लियोफाइल है वो अटैच हो जाता है, ठीक है। जैसे 100 मॉलिक्यूल है तो एक दो मॉलिक्यूल 100 मॉलिक्यूल है इसकी, ठीक है, 1 फिनाइल इथाइल क्लोराइड की, तो एक दो मॉलिक्यूल ऐसा होगा जिसमें जैसे ही ये बॉन्ड वीक हुआ और क्लोराइड हट रहा वैसे ही OH आके अपोजिट साइड से इस पे अटैक कर दिया, ठीक है। तो उसके कारण क्या हो जाता है कि इन्वर्जन और जो प्रोडक्ट है ये स्लाइटली ज्यादा बन जाती है, तो ये स्लाइटली मोर देन 50% बनती है और ये स्लाइटली लेस देन 50%, ठीक है, ठीक है। तो ये दो प्रोडक्ट बनी। अच्छा ये देखो ये मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल, इसको इस पे सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। अच्छा इसमें कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, देखो आप तो सोच रहे हो कि सर मैं इसको उठाऊंगा और ऐसे रख दूंगा ये तो सुपर इम्पोज हो जाएगा, ठीक है। इसको उठाया ऐसे रख दिया, ठीक है, यहां से उठाया इसको रख दिया, ये तो सुपर इम्पोज हो गया। तो वैसे नहीं करते हैं। सुपर इम्पोज करने के लिए सबसे पहली क्राइटेरिया है कि इस मॉलिक्यूल को इस प्लेन से डिटैच नहीं करना है, इसको आप रोटेट करके तब इस पे सुपर इम्पोज करोगे, ठीक है। तो कैसे रोटेट करोगे? सपोज इसको इस पे सुपर इम्पोज करना है तो इसको क्या करोगे, कितना डिग्री से रोटेट करोगे? 180, नहीं साफ उधर ले जाओगे तो 180 से जैसे इसको रोटेट करोगे ये तो सुपर इम्पोज हो जाएगा, लेकिन ये मिथाइल ग्रुप यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला आएगा। तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है और इसको बोलते हैं इनेंशियोमर्स, इसको बोलते हैं इनेंशियोमर। इनेंशियोमर्स these are स्टेरियोआइसोमर्स, ठीक है। इसको लिखो आप, समझ में आया कि नहीं आया? देखो कार्बोकेटाइन बनेगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की sp2, ठीक है। क्या चेंजेज आ रहा है? sp2 फिर sp3 फिर बनेगा sp2 फिर बनेगा sp3, ठीक है। किस में होगा ये? SN1 में। तो ये प्लानर होगा, स्ट्रक्चर प्लानर होगा और पाई ऑर्बिटल वैकेंट है तो दोनों साइड से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल,
तो दोनों साइड से अटैक करेगा तो इक्वल अमाउंट में डेक्स्ट्रो और लीवो बनेगा। लेकिन एक केटायन बनने से पहले कुछ मॉलिक्यूल में बैक साइड अटैक हो जाता है, जिसके कारण इन्वर्जन वाली जो पॉपुलेशन है स्लाइटली 50% से ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण कंप्लीट डेसिमाइजेशन, कंप्लीट डेसिमिक मिक्सचर नहीं बनता है। ठीक है, इसको लिखो। और फिर स्टेरियोकेमिस्ट्री देखते हैं, जिसमें अलग अलग स्टेरियोजेनिक सेंटर्स है तो प्रोडक्ट क्या बनता है। ये ट्राई ऑफ दिस वन। लिख लिया, इरेज कर दें? चलो कर दिया। देखो, पढ़ाई को एंजॉय किया करो, टेंशन लेकर के नहीं करने का कोई काम नहीं। पढ़ाई को बोझ समझ के मत पढ़ा करो, कभी नहीं। एंजॉय करो, और जो पढ़ लिया है उसको बोला करो। जितना आप बोलोगे आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो और ज़्यादा ये सब चीज़ें ढूंढता है। जितना आप अगर किसी को एक बार पढ़ा दोगे तो आपका कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाता है, रिवीजन हो जाता है। देखो, स्टेरियोकेमिस्ट्री देखते हैं तो इसमें SN1 SN2 दोनों लेकर के चलेंगे। SN1 और SN2 दोनों की लेके चले। ठीक है, SN2 तो बाद में एक अलग से उस पर वीडियो बनाऊंगा, अलग से लेक्चर होगा। ठीक है, तो 4 स्टेज है, 4 केस है, नहीं 4 केसेस आते हैं। पहला है जिसमें कोई भी स्टेरियोजेनिक कार्बन नहीं है, नो स्टेरियोजेनिक सेंटर, नहीं कोई भी काइडल कार्बन नहीं है। सॉल्वेंट लेंगे डाइमिथाइल सल्फोक्साइड DMS। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड DMSO। ठीक है, ये है ए प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। ये हुआ न्यूक्लियोफाइल। ये भी क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो प्रोडक्ट भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, और एक ही प्रोडक्ट बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट। इस केस में क्या होगा, सिंगल प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, लिविंग ग्रुप। वाटर है, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ये 1 डिग्री हैलाइड है, ये 3 डिग्री हैलाइड है। 1 डिग्री हैलाइड फेवर्स SN2, ये क्या है SN2। ये 3 डिग्री हैलाइड फेवर्स SN1। तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा अगर कोई स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है, कोई काइडल कार्बन नहीं है, तो वी विल गेट सिंगल प्रोडक्ट इन SN1 एज वेल एज इन
SN2। ठीक है, अब देखते हैं, इसको लिखो फिर इरेज करते हैं। लिखा, चलो सेकेंड केस है जिसमें स्टेरियोजेनिक सेंटर है लेकिन वहां पे अटैक नहीं हो रहा है, हैविंग स्टेरियोजेनिक सेंटर but not at the इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे नहीं, लिख सेंटर। काइरल कार्बन है मॉलिक्यूल में लेकिन उस काइरल कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, जैसे ये काइरल कार्बन है, स्टेरियोजेनिक सेंटर है, ये भी है लेकिन सब्स्टिट्यूशन यहां पे हो रहा है। साइनाइड, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, DMS भी लिखते हैं इसको, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। तो ये क्या होगा, साइनाइड यहां आ जाएगा। ये ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड है, ऑप्टिकली प्योर, ठीक है। यहाँ पे साइनाइड आ जाएगा, ये हुआ SN2, ये भी ऑप्टिकली प्योर होगा, ऑप्टिकली प्योर, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं SN1। यहाँ 1 डिग्री लिया, ठीक है, यहाँ 3 डिग्री लिया, यहाँ भी ये स्टेरियोजेनिक कार्बन है, ये भी स्टेरियोजेनिक कार्बन, यहाँ H2O डालो, ठीक है, ये हुआ SN1, ये भी ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड बना, ठीक है। तो वो क्या रहा, स्टेरियोजेनिक सेंटर है लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक जो सेंटर है, क्या है, ये है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, नहीं ये, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल ये हुआ। तो ये काइरल कार्बन नहीं है, ये स्टेरियोजेनिक सेंटर नहीं है, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि ये जो स्टेरियोजेनिक सेंटर है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, एंड वी आर गेटिंग ऑप्टिकली प्योर प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे हो रहा है सब्स्टिट्यूशन, उस चीज का क्या लेना है, बेल के पकने से कौवा के बाप को क्या लेना, नहीं, इसका तो समझते हो कि नहीं। बेल देखा है, बेल का जो आउटर सेल रहता है बहुत हार्ड रहता है, वो कितना भी चोंच मारेगा कौवा
तो उसको नहीं खा पाएगा। तो बेल पक जाए या कच्चा रहे उससे तो कुछ लेना देना नहीं कौवा को। वही बात है, जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो, तभी तो इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी। यहाँ पे कुछ भी हो रहा है उससे इसका क्या लेना देना। ठीक है, ये सेकेंड हुआ केस। इसके बाद थर्ड केस जिसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर है, सिंगल स्टीरियोजेनिक सेंटर है और वहीं पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ठीक है, पहले इसको आप लिखो। लिख लिया, चलो वीडियोज करते हैं। ठीक है, थर्ड केस क्या है? हैविंग ए सिंगल स्टीरियोजेनिक सेंटर, having a single stereogenic center that is electrophile, मतलब उसी पे सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनता है। Ethyl group, hydrogen, iodine, ये क्या होगा? 2-iodobutene सेकेंडरी हैलाइड है। ठीक है, साइनाइड से रिएक्शन किया, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, तो क्या होगा? बैक साइड अटैक होता है। ठीक है, बैक साइड अटैक होता है, तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये इन्वर्जन हो गया। देखो, पहले हाइड्रोजन था अवे फ्रॉम द व्यूअर और ये बेस फॉर्म था इथाइल, अब बेस फॉर्म हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया। ठीक है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, प्योर ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड लिया, ये भी ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड। ये हुआ SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, SN1 में क्या होगा? वी विल गेट ए मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, रेसिमाइजेशन होगा उसमें। देखो, एक तो रिटेंशन होगा, दूसरा इन्वर्जन होगा।
मिथाइल ठीक है। तो ये मिक्सचर बन रहा है, कौन सा है, SN1, ठीक है। तो इन दिस केस वी विल गेट रेसमिक मिक्सचर, नहीं डेक्स्ट्रो एंड लिवो का। तो यहाँ ऑप्टिकली प्योर बनेगा, यहाँ भी ऑप्टिकली, यहाँ भी ऑप्टिकली प्योर। ठीक है, लेकिन इसका जो मिक्सचर बनेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, नहीं जो मिक्सचर बनेगा रेसमिक बनेगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कब, जब एक ही काइरल कार्बन, एक ही स्टीरियोजेनिक सेंटर है और उसी कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा, तब ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। SN2 होगा तो क्या होगा, इसकी इन्वर्जन हो जाएगी, ठीक है। और इसमें 50% का इन्वर्जन होगा, 50% का रिटेंशन होगा, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव बनेगा, ठीक है। इसको देखो, फिर फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ केस है जिसमें एक से ज्यादा, मोर देन वन, ठीक है, सेवरल स्टीरियोजेनिक। मिटाओ इसको, चलो इसको इरेज करते हैं। समझते जाओ, अब कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, लेकिन ध्यान से जो भी समझा रहा हूँ ध्यान से आप समझोगे तो सब चीज समझ में आए। अगर इधर उधर ध्यान किया तो फिर तो मुश्किल है, नहीं मैकेनिज्म जहाँ है या फिर 3 डायमेंशनल चीज है तो उसको अच्छी तरह से ध्यान से देखना चाहिए। फोर्थ केस क्या है, फोर्थ केस है सेवरल स्टीरियोजेनिक सेंटर, center with electrophile, with electrophilic center, नहीं एक से ज्यादा स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा और जहां पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो कार्बन भी स्टीरियोजेनिक हो, मीन्स काइरल कार्बन है, तब क्या होता है। ये प्रोमिनेटेड है, ठीक है। ये क्या हुआ, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर हुआ और ये भी हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो साइनाइड आ गया, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड आ गया, ये इन्वर्जन हो जाएगा, नहीं ये इन्वर्जन हो गया, ठीक है। ये SN2, ठीक है। और ये प्योर ऑप्टिकली एक्टिव है, वो भी प्योर ऑप्टिकली एक्टिव है।
ये 2 डिग्री हैलाइड है, 2 डिग्री हैलाइड। ठीक है, अब ट्रैक हो रहा है। सॉल्वेंट है पोलर प्रोटिक। ठीक है, तो क्या होगा, इस पे अटैक होगा, हाँ? तो वी विल गेट ए मिक्सचर ऑफ 2 प्रोडक्ट्स, वी विल गेट ए मिक्सचर ऑफ 2 प्रोडक्ट्स। नहीं, इसमें क्या होता है, SN1 में, SN1 में होता क्या है, कार्बोकेटायन रेडिकल बनता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्लानर। तो जो न्यूक्लियोफाइल है OH, वो दैट विल अटैक फ्रॉम आइदर साइड, आगे से भी और उधर से भी, बैक साइड से भी अटैक करेगा। तो वी विल गेट 2 स्टेरियोआइसोमर्स। ये हो गया विथ रिटेंशन। ठीक है, ये हो गया विथ इन्वर्जन। अच्छा, ये दोनों मिरर इमेज नहीं है, ये दोनों मिरर इमेज नहीं है। तो स्टीरियो आइसोमर्स, pair of stereoisomers which are not mirror image is called diastereomers. Diastereoisomer, diastereomers। ठीक है, ये डाइस्टेरियोमर्स बनाएगा, मिक्सचर ऑफ डाइस्टेरियोमर्स। ठीक है, when there are several stereogenic centers और उस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है जो स्टेरियोजेनिक सेंटर है, तो फिर क्या बनेगा, SN2 के केस में इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा और SN1 के केस में ए मिक्सचर ऑफ डाइस्टेरियोमर्स बनेगा। ठीक है, तो इस 4 केस हो गए। 4 केस कौन कौन सा, एक जिसमें कोई भी स्टेरियोजेनिक कार्बन नहीं है, सेंटर नहीं है, एक आइडल कंपाउंड है। सेकेंड जिसमें है स्टेरियोजेनिक सेंटर लेकिन उस पर सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, तो ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड बनेगा लेकिन उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिर सेकेंड थर्ड है जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है, स्टेरियोजेनिक सेंटर है और एक ही है और उसी पे हो रहा है, तो क्या होगा, SN2 के केस में प्योर बनेगा, प्योर ऑप्टिकल एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा और SN1 के केस में मिक्सचर ऑफ 2 प्रोडक्ट बनेगा, इनेंशियोमर बनेगा। एक की कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी, दूसरी की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, और फोर्थ केस जब एक से ज़्यादा स्टेरियोजेनिक सेंटर है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जिस कार्बन पे हो रहा है वो भी स्टेरियोजेनिक है, वी विल गेट सिंगल प्रोडक्ट इन केस ऑफ SN2 इन विच द कॉन्फ़िगरेशन विल बी चेंज्ड, इन्वर्जन होगा। लेकिन SN1 के केस में ये मिक्सचर ऑफ डाइस्टेरियोमर्स we will get, okay? You try it out. देखो इसको पहले। अच्छा, एक क्वेश्चन लेते हैं,
लिख लिया? चलो इरेज करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं। Which of the following is most suitable electrophile for SN1 reaction? Okay, फर्स्ट है सेकेंड है थर्ड है फोर्थ है बताओ कौन सा सही इसमें। देखो जैसे ही क्वेश्चन देखोगे आप, नहीं देखोगे यह 3 डिग्री हाईलाइट है, ठीक है, और चलो चलो सही है, इस पे बढ़ेगा ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे भागोगे, ठीक है, और वहीं पे गलती हो गया। जो भी क्वेश्चन लगे कि आसान है, मतलब कि वहां पे रुकना है, स्पीड अपना स्पीड कम करना है, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं। जल्दीबाजी होगी तो एक्सीडेंट होना ही होना है, ठीक है। तो जल्दी ही लॉलीपॉप लगे क्वेश्चन, अपना स्पीड कम करो, ठीक है। ये स्टेबल है, ठीक है, हा? लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, इस पे 2 फिनाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो ये जो कार्बोकेटायन बनेगा ये मोस्ट स्टेबल होगा, तो आपका आंसर ये हो, ठीक है। अभी और पढ़ना है, आयन इफेक्ट पढ़ना है, साइड रिएक्शन पढ़ना है, रीअरेंजमेंट पढ़ना है, 3 चीजें पढ़नी है। इसको आप लिखो, फिर इरेज करते हैं। लिख लिया? ये सब क्वेश्चन है जो आपको बाकी बच्चों से अलग करता है, ठीक है। ये सब टॉपर्स क्वेश्चन में आते हैं। आयन इफेक्ट्स ऑन SN1 रिएक्शन। आयन इफेक्ट्स ऑन SN1 रिएक्शन। हैंडराइटिंग तो खराब है, लेकिन उतना खराब नहीं है कि समझ में ना आए। क्या अगर ज़्यादा खराब है तब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, फास्ट लिखने के चक्कर में थोड़ा हो जाता है, ठीक है। आयन इफेक्ट्स ऑन SN1 रिएक्शन। देखो ये क्या कंपाउंड है, C6H5, C6H5, इसको बेंज हाइड्रिल क्लोराइड बोलते हैं, बेंज हाइड्रिल क्लोराइड या फिर मोनोक्लोरो डाइफिनाइल मीथेन, ठीक है। अगर इसको ट्रीट करें, किससे ट्रीट करें, किससे ट्रीट करें, टेट्रामिथाइल, टेट्रामिथाइल अमोनियम फ्लोराइड, टेट्रामिथाइल अमोनियम फ्लोराइड, ठीक है। ये क्या है, टेट्रामिथाइल अमोनियम फ्लोराइड है, ये फ्लोराइड का सोर्स है, ठीक है। in the presence of liquid
लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाएगा, CH5CH F C6H5Cl माइनस, ठीक है, बन गया। देखो यह समझने वाली क्या बात है कि इसको एज एन एग्जाम्पल लिया, ये जो कार्बन केटायन बन रहा है ये C6H5CH नहीं, क्लोरीन घटने के बाद ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, नहीं, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यहाँ थोड़ा यूनिटिंग स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये जैसे यहाँ शिफ्ट हो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जाएगा, फिर बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो ये रिएक्शन मिक्सचर में बहुत समय तक रहता है, लेकिन बाकी जो है टर्शियरी हैलाइड भी है वो ज़्यादा समय तक नहीं रहता। देखते हैं आप कि क्या टू स्टेप प्रोसेस है, SN1 सॉरी SN2 इज टू स्टेप प्रोसेस, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है, फास्ट है, जैसे कार्बोकेटायन बना तुरंत उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और प्रोडक्ट बन जाता है, तो वो ज़्यादा समय तक नहीं रह पाता है रिएक्शन मिक्सचर में, तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है कार्बोकेटायन। लेकिन ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस फिनाइल ग्रुप इट इज मोर स्टेबल, और उसके कारण क्या होता है कि कुछ समय तक ये रिएक्शन मिक्सचर में रहता है, जिसके कारण क्लोराइड आयन फिर से रिएक्शन करता है। अच्छा यहाँ देखो सॉल्वेंट क्या लिखा हुआ है, ये लिक्विड SO2, ठीक है, तो ये प्रोटिक भी नहीं है कि इसकी क्या करे, सोल्वोलिसिस करे, ठीक है, इसको प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाता, इसलिए फिर से रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट फिर से बैकवर्ड रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। अब देखो फ्लोराइड अगर करेगा तो वाली प्रोडक्ट आ जाएगी C6H5CH CHF C6H5, और क्लोराइड अगर रिएक्शन किया तो C6H5CH ठीक है, ये फिर से बन जाएगी ये वाली। तो क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे केस में आयंस का इफेक्ट क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डिमिनिश्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम होगा टाइम के अकॉर्डिंग इसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाएगा। अगर और पहले से बाहर से ला करके भी अगर क्लोराइड डाल दिया तब तो और स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन will slow down with time, ठीक है। लेकिन सारे SN2 रिएक्शन SN1 में नहीं होगा, फिर बोल रहा हूं एक बार अच्छी तरह समझो, इसमें इसलिए हुआ क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है और ये ज्यादा समय तक रिएक्शन मिक्सचर में रहता है, इसलिए इस पे आयन इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। इस पे नहीं होगा आयन इफेक्ट, नहीं, ये क्या 3 डिग्री है, नहीं 3 डिग्री केटायन है, लेकिन इस पे नहीं हुआ, क्यों, ये तुरंत दे देगा, ये फास्ट है ना, सेकेंड स्टेप फास्ट है, ठीक है, ये तुरंत प्रोडक्ट बना देगा, तुरंत प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो इस केस में आयन इफेक्ट शो करता है। चलो लिख लो, समझ में आई बात। एक ध्यान देने की बात है कि रिएक्टेंट क्या है, ठीक है। चलो फटाफट लिखो आप, फिर इरेज करते हैं। लिख लिया।
इसका साइड रिएक्शन है रीअरेंजमेंट। SN1 का साइड रिएक्शन है रीअरेंजमेंट, इसमें रीअरेंजमेंट होता है, इसमें रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, ये क्या है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ये क्या है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 डिग्री है हैलाइड। ठीक है, तो होता क्या है SN2 में केटायन बनता है, तो ये लिविंग ग्रुप हुआ Br माइनस, निकल गया, बना क्या CH3 CH CH3 C पॉजिटिव H CH3। होगा क्या, ये 2 डिग्री है, तो ये हाइड्राइड शिफ्ट मतलब -H एडजेसेंट कार्बन से ही होता है, इसलिए इसको 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट भी बोलते हैं या फिर सिंपली हाइड्राइड शिफ्ट ही बोलते हैं, राइट। हाइड्राइड शिफ्ट, इसके कारण क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, अब न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक करेगा, नहीं रीअरेंजमेंट हो गया, नहीं ये क्या हो गया रीअरेंजमेंट, इसका रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये हुआ, फिर प्रोडक्ट आपका आया CH3 ये यहां पे अटैक करेगा OH CH2 CH3। ठीक है, टू मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, 2 मिथाइल, और फास्ट लिखने में सब हो जाता है, 3 है 2 है। ठीक है, इलिमिनेशन रिएक्शन भी होता है इसमें, इलिमिनेशन रीअरेंजमेंट हो गया। ठीक है, इलिमिनेशन रिएक्शन भी होता है, तो इसी स्टेप पे हम इलिमिनेशन देखते हैं। ठीक है, ये जो स्टेप है यहां से अगर -H निकल, सॉरी +H नहीं, अगर H+ निकल गया ये, तो ये यहां आ जाएगा, नहीं, और ये क्या हो गया CH3 CH3। ठीक है, अच्छा यहां ध्यान रखना है कि ये सेजेफ रूल फॉलो करेगा। सेजेफ रूल क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। इसको फिर से लिखते हैं, नहीं तो आपको समझ नहीं आ रहा है। इसी को फिर से लिखते हैं, नहीं, elimination reaction is one of the side reaction in SN1 reaction। ठीक है, elimination, it is the side reaction
in SN1. CH3 है, CH3 है, ये हाइड्राइड शिप से ये बना है, ठीक है। अब H प्लस कहां से निकलेगा आप बताओ, H प्लस निकलेगा कहां से, यहां से भी निकल सकता है, नहीं? ठीक है, यहां से अगर निकलेगा तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। अगर यहां से निकलेगा तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, यहां से निकालते हैं, तो ये डबल बॉन्ड हुआ, ठीक है। ये गलती से छूट जाता है, अंडरस्टूड है, यहाँ CH3 ही होगा, ये मत बोला कि यहाँ CH सर ने लिख दिया तो CH ही होगा, नहीं। ये डबल बॉन्ड यहाँ आया, ये प्रोडक्ट बना, ठीक है। अगर यहां से निकल रहा तब क्या होगा, CH3 C CH3, यहां से निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा, यहां डबल बॉन्ड आ गया, CH3, ठीक है। अब इस दोनों में स्टेबल कौन सा है, देखो ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बन है, तो इससे हाइड्रोजन ही अटैच है, ठीक है, कोई अल्काइल ग्रुप अटैच नहीं। इस कार्बन से 2 अल्काइल ग्रुप अटैच है, यहाँ देखो इस कार्बन से 2 अल्काइल ग्रुप अटैच है और इससे भी एक अल्काइल ग्रुप अटैच है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल अकॉर्डिंग टू सेजेफ रूल। सेजेफ रूल, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल, तो ये बनेगा, ठीक है ना, ये नहीं बनेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द SN1 रिएक्शन। फिर SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर दोनों में डिफरेंस बताएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप बच्चों अच्छे तरह से पढ़े हो। इस जहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात आती है वहाँ हमको बार बार पढ़ना पड़ता है, टीचर को भी बार बार पढ़ना पड़ता है। तो आप तो स्टूडेंट हो, इसलिए वीडियो को बार बार देखो और आराम से, ठीक है, तो अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर होगा। फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो यू मस्ट राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।